जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की, जो सेबी ने पिछले साल यानी 2024 में लॉन्च किया। कौन सा एसआईएफ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट ये आप 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख कितना ही पैसा इन्वेस्ट करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, हमने देख ही लिया है कई सालों से कि इन्वेस्टर जब खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बजाय जब म्यूचुअल फंड में कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि हमेशा ज़्यादातर केसेस में म्यूचुअल फंड में बेटर पैसा बना है। बट बेनिफिट्स के साथ हम ये भी जानेंगे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो क्या ज़रूरत थी एसआईएफ को लॉन्च करने की, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो भारतीय शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की, जो सेबी ने पिछले साल यानी 2024 में लॉन्च किया। अब एसआईएफ होता क्या है, कैसे आप निवेश कर सकते हो, किसको निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या केवाईसी नॉर्म्स है और आखिर एसआईएफ मैनेज कौन करेगा, इस सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। बट ब्रीफ में अगर बताऊं तो एसआईएफ और म्यूचुअल फंड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एसआईएफ भी शेयर बाजार में पैसा लगा सकता है, मतलब स्टॉक्स में पैसा लगा सकता है, बॉन्ड्स में पैसा लगा सकता है, रियल स्टेट में पैसा लगा सकता है, ग्लोबल स्टॉक्स में पैसा लगा सकता है, और यहाँ तक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप आखिर में अगर एसआईएफ ये सब कुछ कर सकता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, पीएमएस भी कर सकते हैं, आप खुद से भी बहुत सारा कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वो भी इन सब में निवेश कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत थी एसआईएफ को लॉन्च करने की, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं कि वो क्या ज़रूरत महसूस हुई सेबी को कि एसआईएफ को लॉन्च किया जाए। सबसे बड़ी ज़रूरत पिछले कुछ साल में स्पेशली कोविड के बाद से जिस तरह का मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर द्वारा पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे में सेबी को महसूस हुआ कि अब इंडिया का मार्केट, इंडिया के इन्वेस्टर्स काफ़ी मैच्योर होते जा रहे हैं और उनको ज़रूरत है और ज़्यादा मैच्योर प्रोडक्ट कैटेगरीज की, जिसमें वो बाजार में हर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ, अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएँ, अपने रिस्क को मैनेज कर पाएँ। और इसके साथ साथ सेबी को एक और चिंता सताई कि पिछले 2-4 साल में जिस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग ट्रेड करना ज़्यादा स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स फ्यूचर ऑप्शन में जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक मार्केट में बबल ना क्रिएट हो पाए और आगे चल के कई रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, अगर फिर भी वो ट्रेड करते जाएं, इससे पहले उनको नुकसान का सामना करना पड़े, क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना अलाउड हो फंड मैनेजर्स को, जिससे वो इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाना चाहते हैं बट खुद से लगाने की कम समझ है, कम स्किल सेट है, वो इस फंड में लगा के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी डाइवर्सिफाई कर पाए पैसा, या उसको वो फ्लेवर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाए, है ना। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो मेरे को लगती है कि आप देखिए, अब भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर दें। उसमें तो मिनिमम अमाउंट कुछ होता नहीं, क्योंकि जितना भी स्टॉक की वैल्यू है, जितने भी आप स्टॉक लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। आप 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख कितना ही पैसा इन्वेस्ट करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ तक हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज की डेट में एसआईपी के माध्यम से कई फंड 100 रुपये पर महीने के हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 5000 रुपये मात्र से आप ज़्यादातर म्यूचुअल स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड के बाद अगर हम बात करें तो पीएमएस की, जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बोलते हैं, उसमें सेबी ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रखी है वो 50 लाख है ना। और पीएमएस के बाद एआईएफ यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपिंग है वो 1 करोड़ है। तो आप देखिए, जहाँ पे स्टॉक्स में कोई वैल्यू होगी और म्यूचुअल फंड 5000 से स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर, उसके बाद डायरेक्टली जो पीएमएस से स्टार्ट होता है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है। तो सेबी को कहीं ना कहीं लगा ये 5000 से 50 लाख का जो गैप है ये बहुत बड़ा है, और यहीं पे उन्होंने सोचा कि एसआईएफ को लॉन्च किया जाए, जो कि ना कि सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल स्टेट, ग्लोबल यानी एफएनओ में इन्वेस्ट भी पैसा करे, बट ऐसा कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट रखा जाए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो कि इस म्यूचुअल फंड और पीएमएस की वैल्यू को काफ़ी हद तक, इतने बड़े गैप को ब्रिज करने का भी काम करे, है ना। तो आखिरकार एसआईएफ में
क्या वैल्यू है, मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट टिकट है और क्या क्या और एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आइए अब समझते हैं कि SIF काम कैसे करता है और आप इस पे कैसे निवेश कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर वो SIF स्कीम लॉन्च करनी है तो उसको एक सब्सिडरी बनानी पड़ती है। वो अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड हाउस में, कंपनी में वो SIF लॉन्च नहीं कर सकता। SIF की एक सब्सिडरी बना के सेबी के साथ रजिस्टर करके ही वो SIF को लॉन्च कर सकता है ना। कई कंपनीज ऑलरेडी अपने SIF लॉन्च कर चुकी हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट या DM करेगा, हम आपको सारी लिस्ट भेजेंगे कि कौन कौन से SIF ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑन बोर्डिंग। जी देखिए, SIF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वही KYC नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जो आप म्यूचुअल फंड या PMS के लिए करते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, फोटोग्राफ, फैट का डिक्लेरेशन, ये सब तरह की फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, जो कि बड़े आराम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। बट जैसे मैंने आपको बोला था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,000 की नहीं होगी म्यूचुअल फंड की तरह, ना ही 50 लाख की होगी PMS की तरह। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू में सेबी ने बहुत अच्छा बीच में पत्ता रखा है और वो वैल्यू है 10 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए हो तो आप एक SIF में बड़े आराम से निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको PMS जैसा कस्टमाइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, AIF जैसा फ्यूचर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने की छूट चाहिए, बट उतना पैसा ना हो तो 10 लाख में SIF को सारी चीज़ें ला के देता है ना। तो मिनिमम आपके पास 10 लाख होने चाहिए और KYC के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप बड़े आराम से अपने आप को रजिस्टर करके SIF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये SIF का फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है? तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे एसेट क्लासेस में अलाउड है ना। तो ऑब्वियसली इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ तक रीट्स में इन्वेस्ट कर सकता है जो फर्दर रियल स्टेट में, कमर्शियल रियल स्टेट में इन्वेस्ट करती है। इसके साथ ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बट सबसे बेहतरीन फ्लेवर जो कि म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलता है, PMS में भी पूरी तरीके से नहीं मिलता है, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। जी हाँ, जहाँ की म्यूचुअल फंड्स और PMS को फ्यूचर ऑप्शंस में सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस, मतलब मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए ही अलाउड होता है। SIF में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मार्केट को शॉर्ट करना, मतलब हेजिंग करना, अगर मार्केट गिर रहा है उस समय भी पैसा लगाने के लिए छूट मिलती है। और यही सबसे इसका यूनिक फ्लेवर है फ्रेंड्स, कि FNO में जो आप ट्रेडिंग करते समय दोनों तरह की कॉल्स ले सकते हैं। जब मार्केट बढ़ रहा हो जिसको हम लॉन्ग करना कहते हैं, या मार्केट जब घट रहा हो शॉर्ट करना कहते हैं। आपको लगता है मार्केट घटेगा, आप शॉर्ट करते हो मार्केट को, दोनों आप कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर। बट म्यूचुअल फंड और PMS में नहीं अलाउड था, तो फंड मैनेजर नहीं कर पाता था। तो आज SIF के फंड मैनेजर को सारी छूट दे चुका है SEBI। तो यहाँ पे SIF का फंड मैनेजर ये दोनों चीज़ें कर पाएगा, और अगर वो समझदारी से कर पाता है तो सोचिए आपके लिए बहुत बेहतरीन रिटर्न भी बना सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत यूनिक फ्लेवर है जो SIF आपके टेबल पे ला रहा है। अब जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली रेगुलेशन, कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो SIF क्योंकि SEBI द्वारा ही रेगुलेटेड होगा, तो इसको भी SEBI के द्वारा सारे दिए गए रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, सारी कॉम्प्लायंस का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे म्यूचुअल फंड PMS में डेली NAV डिक्लेयर होती है, तो SIF की भी NAV डिक्लेयर होगी, और इनको सारे डिस्क्लोजर्स, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो इनको क्वार्टरली रिपोर्ट्स के द्वारा शेयर करने पड़ेंगे सारे इन्वेस्टर के साथ, कि इनका पोर्टफोलियो में जो पैसा लग रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, किस मात्रा में जा रहा है, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ इनको समय समय पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी भरपूर रहेगी। ऐसा नहीं है कि इट विल बिकम अ ब्लैक बॉक्स, कि आपको मालूम ही नहीं कि आपने पैसा दे दिया और पैसा कहाँ जा रहा है और कैसा पैसा चर्न हो रहा है। एक एक चीज़ आपको मालूम चलेगी, डेली NAV डिक्लेयर होगी, तो ट्रांसपेरेंसी पूरे तरीके से रहेगी। और SEBI के रेगुलेशन के चलते होपफुली बहुत प्रोफेशनल ढंग से आगे चल के मैनेज भी होगा। तो उस तरीके से रेगुलेटरी एंड से देखा जाए तो इसमें कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी चलते आपको कॉम्प्लायंस से रिलेटेड रिस्क नहीं देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि SIF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि SIF में निवेश करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पर बेनिफिट्स के साथ हम ये भी जानेंगे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की, और बेनिफिट में नंबर 1 बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। जी हाँ, SIF में जैसे हम पहले बोल चुका हूँ, हर तरीके से फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई कर पाएगा आपके इन्वेस्टमेंट को, ना कि सिर्फ इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल स्टेट में,
और कहीं ना कहीं हर तरह की बैलेंस अप्रोच रख पाएगा। अब आज की डेट में ऑलरेडी कुछ SIFs लॉन्च्ड है, आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ ही सकते हैं, बट कई ऐसे SIFs हैं जो इक्विटी में ज़्यादा एग्रेसिव हैं, कई SIFs हैं जो कि डेट में ज़्यादा एग्रेसिव हैं, मतलब वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरह से चलाना चाहते हैं, और कई SIFs हैं जो FNO को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि मतलब वो दोनों तरफ से हेज करके पोर्टफोलियो को चलेंगे। तो आपको एज एन इन्वेस्टर समझना पड़ेगा कि कौन सा SIF आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, बट ये बहुत अच्छा है कि आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी SIF में मिल जाएगी, मतलब बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट है लो एंट्री कॉस्ट। देखिए, ये जितने भी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि आप इक्विटी, गोल्ड, बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट या स्टार्टअप्स या ग्लोबल इन्वेस्टिंग या आपका फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब कुछ AIF मिलता था, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। वो 1 करोड़ से स्टार्ट होता था, SIF 10 लाख से स्टार्ट होता है। और मुझे लगता है 10 लाख आज की डेट में बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर कम्युनिटी है जिनके लिए 10 लाख निवेश करना आज की डेट में बड़ा ईजी है या पॉसिबल है ना, बजाय 1 करोड़ के, एज कम्पेयर टू 1 करोड़। तो कहीं ना कहीं लो एंट्री बैरियर भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि आपको कम पैसे में भी इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन एक ही स्कीम में मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट है टैक्स एफिशिएंसी। जहाँ पे आप इतनी जगह पैसा लगा रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली लगाओ बॉन्ड से पैसा तो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, आपके स्लैब में जोड़ता है। अगर आप गोल्ड में लगाओ तो उसमें 24 महीने का कैपिटल गेन टैक्सेशन हो रहा है, रियल एस्टेट में भी वही है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में अलग रूल्स हैं, तो मतलब हर जगह अलग अलग रूल्स हैं। बट अगर आप SIF में लगाते हैं तो SIF को म्यूचुअल फंड के तर्ज के हिसाब से टैक्सेशन स्ट्रक्चर रखा गया है। मतलब जैसा SIF होगा वो जिस तरह की इक्विटी होल्डिंग रखेगा, जिस तरह की डेट होल्डिंग रखेगा या ऑल्टरनेट होल्डिंग रखेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। म्यूचुअल फंड की तरज की होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी और कहीं ना कहीं ग्रॉस और नेट रिटर्न्स में गैप भी कम हो जाएगा। मतलब आपको कम टैक्स पड़ना चाहिए एज कम्पेयर टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या खुद से इन्वेस्ट करना, जहाँ पे आपका टैक्स फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको हमेशा ही एज पर स्लैब ही देना पड़ेगा, है ना, टैक्स। यहाँ पे वो चीज़ बचेगी तो आपका नेट रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। जी हाँ, हमने देख ही लिया है कई सालों से कि इन्वेस्टर जब खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बजाय जब म्यूचुअल फंड में कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि हमेशा ज़्यादातर केसेस में म्यूचुअल फंड में बेटर पैसा बना है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से स्टॉक मैनेज करते हो तो कई बार आपको स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर लेते हो किसी की सुन के या कुछ डेटा पढ़ के, और कई बार स्टॉक में रिटर्न्स बन भी जाता है बाय फॉर्चून, बाय गुड लक, कई बार आपकी रिसर्च, बट कंसिस्टेंटली स्टॉक्स में रिटर्न बनाना इट्स नॉट दैट इजी। और जब हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड या किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर से, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद से स्टॉक में रिटर्न बनाने के चांसेस कम होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि फंड मैनेजर के पास ज़्यादा रिसर्च डेटा अवेलेबल होता है, एक्सेस टू द मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर होती है, उनके स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज़्यादा बेटर होता है, और एक पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो कि बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही किसी स्टॉक पे या किसी एसेट क्लास पे पैसा लगाती है, जो कि आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कई बार आपके पास वो एक्सेस नहीं होता है ना। तो लॉन्ग टर्म में भी देखा गया कि म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा पैसा बनाया है मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों से जिन्होंने डायरेक्टली अपने स्टॉक्स या डायरेक्टली बॉन्ड्स लेने की कोशिश की या मैनेज करने की कोशिश की। तो वहीं पे SIF भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा ही मैनेज किया जाएगा जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मैनेजमेंट के चलते बहुत अच्छे चांसेस है कि रिटर्न बने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किस तरह का गारंटी रिटर्न है या आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, बट एटलीस्ट कंपेयर्ड कि आप इंडिविजुअल खुद से सब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करें खुद से, कि आप स्टॉक में पैसा लगाएं, बॉन्ड्स में लगाएं, गोल्ड्स में लगाएं, और कंपेयर टू एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर लगाए जिसको फ्यूचर ऑप्शंस में लगाए और गोल्ड इन सब में लगाए, है ना, इक्विटी में, डेट में, तो चांसेस ज़्यादा बेटर है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए बेहतरीन रिटर्न बना पाए आपके पोर्टफोलियो पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको सरदर्दी खुद से नहीं उठानी पड़ेगी। एक फंड मैनेजर बैक्ड बाय प्रोफेशनल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपका पैसा बड़े आराम से SIF में मैनेज करेगा। तो जहां अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां कैसे पीछे रह सकती है, तो बात कर लेते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट रिस्क। एक ये ऐसा चैलेंज है जो हर जगह है, भले ही आप शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, PMS में लगाओ, AIF में लगाओ, कहीं भी पैसा लगाओ जहां पे भी मार्केट लिंक सिक्योरिटीज है,
तो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। वैसे ही एसआईएफ भी ऐसा नहीं होगी भाई जिसमें मार्केट रिस्क ना हो, कि एसआईएफ भी नहीं सब चीज़ों में पैसा लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एसआईएफ में ऐसे वक्त में पैसा लगा रहे हो कि मार्केट बहुत हाई है, डाउन है, कैसे भी लेवल में है, उसके बाद मार्केट गिरता है, तो इसमें भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है ना। तो मार्केट रिस्क को जरूर ध्यान में रखिए, तब एसआईएफ की तरफ बढ़िए। दूसरा है कि कुछ एसआईएफ्स आगे चल के लॉक इन पीरियड्स के साथ भी आ सकते हैं, मतलब क्लोज एंडेड स्कीम्स हो सकते हैं ना। जैसे हमारे ईएलएसएस फंड्स होते हैं जिसमें टैक्स सेविंग बनती है, या पहले म्यूचुअल फंड में भी कई क्लोज एंडेड फंड्स आते थे। आज भी कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं या कुछ चाइल्ड एजुकेशन फंड्स हैं जिसमें कुछ साल का लॉक इन होता है, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि एसआईएफ में भी कुछ फंड मैनेजर्स ऐसी एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं जो क्लोज एंडेड हो। तो निवेश करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपके एसआईएफ ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, और आपको ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड में कौन सा ज्यादा सूट करेगा आपके अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी रिस्क कैपिटल के हिसाब से, अपने कैश फ्लो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बट लॉक इन पीरियड्स होना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चैलेंज या थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है एसआईएफ के लिए, तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स या बहुत ज्यादा एसेट क्लासेस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे एसआईएफ में इक्विटी भी, बॉन्ड्स भी, गोल्ड भी, रियल स्टेट भी, ऑल्टरनेट्स भी, एफएनओ भी, तो कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है कि इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करने में कि कौन सा एसआईएफ उसके लिए बेहतरीन है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसमें मेरी राय मानिएगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एसआईएफ ले लें और बाद में आपके लिए वो सूटेबल ना हो या आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे। तो कहीं ना कहीं जहां स्कीम में इतनी सारी चीजें अलाउड होती हैं कि हर जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत हॉच पॉच हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए उपाय है फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे कंसल्ट करके करेगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है कि इट्स टू मच ऑन दी टेकन। और एक चौथा चीज जो अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ एसआईएस ऐसे भी हो सकते हैं जो डेली लिक्विडिटी रिडेम्पशन फैसिलिटी ना दें। अब जैसे जैसे लॉन्च होकर पता चलेगा, बट अनलाइक म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो ओपन एंडेड स्कीम से, कुछ एसआईएस में हो सकता है डेली लिक्विडिटी या मंथली लिक्विडिटी या ईयरली लिक्विडिटी अलाउड ना हो, है ना। कुछ मात्रा में, मतलब कुछ ऐसे क्लोज विंडोज हो, स्पेसिफिक विंडोज हो, ऐसा हो सकता है। अब जैसे जैसे एसआईएफ लॉन्च हो गए तो और ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा, बट लिक्विडिटी कंडीशंस को देखते हुए ही इन्वेस्ट करिएगा। ये शायद कई एसआईएफ पूरे तरीके से हमेशा लिक्विड ना हो, और उसका रीजन भी ये है कि क्योंकि एफएनओ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, जिसके 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि कुछ एसआईएफ आपको बराबर शायद लिक्विडिटी ना दे पाए। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाला है, अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को सोच समझ के तभी आप एसआईएफ की तरफ बढ़े, और ये देख लें कि जो एसआईएफ आप चुन रहे हैं क्या उसमें डेली या मंथली लिक्विडिटी अलाउड है कि नहीं है, ये भी आप देख लें। तो थोड़ा सा एक ये भी रिस्क हो सकता है आपको एसआईएफ में पैसा डालते वक्त, है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर आप एसआईएफ में इन्वेस्ट करने का सोच चुके हैं तो कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप एसआईएफ में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 1 स्टेप, खुद से एसआईएफ सेलेक्ट करने से बचें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, जिससे आप पूरे तरीके से समझ पाएं कि कौन सा एसआईएफ आपके गोल्स, कैश फ्लो, रिस्क एपेटाइट के लिए सूटेबल है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के सलाह लेके ही करें। और ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या एसआईएफ प्रमोशन नहीं है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आगे बढ़े। नंबर 2, केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें, बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा होता है। पैन, आधार, कैंसिल चेक, फोटोग्राफ, फैट का डिक्लेरेशन, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लें, जिससे आप एसआईएफ के केवाईसी में आराम से रजिस्टर हो जाए और आराम से किसी भी एसआईएफ में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। स्टेप 3, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है तो आपके पास 10 लाख होने चाहिए। ये पर पैन कार्ड 10 लाख होना चाहिए। बट अगर मान लीजिए कोई एसआईएफ कंपनी, उसके 4 एसआईएफ प्रोडक्ट हैं और उन चारों में 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तभी भी आप निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एसआईएफ प्रोडक्ट में ही 10 लाख हो, है ना। जैसे पीएमएस में भी होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस का है, किसी एएमसी का, वेल्थ मैनेजमेंट का आप पीएमएस ले रहे हैं, उनके पास 2 पीएमएस हैं, तो आप 25-25 लाख करके कंबाइन करके 50 लाख ले सकते हैं। वैसे ही एसआईएफ में अलाउड किया गया है कि 10 लाख आपको एसआईएफ के अंदर अगर एक ही कंपनी में डाल रहे हैं तो उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप 2.5 लाख करके, या 3 प्रोडक्ट्स हैं तो 3-4 लाख करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट उस एएमसी के साथ मिनिमम 10 लाख होना ही चाहिए। ये आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने एसआईएफ को रिव्यू और मॉनिटर जरूर करिए।
जी हाँ, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो भले ही एडवाइज़र के साथ इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, एक चीज़ जो मिस करते हैं वो है रेगुलर रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ देयर पोर्टफोलियो। अगर आप एसआईएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको रेगुलर रिव्यू ज़रूर करते रहिए। बेशक एसआईएफ मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एसआईएफ परफॉर्मिंग होगा, है ना? कई एसआईएफ ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगे, प्रॉमिसिंग लगे, बट वो उतने अच्छे रिटर्न्स ना बना पाएँ, या मार्केट जितने लेवल पे चल रहा है उस नीचे के रिटर्न्स आपके लिए बना रहे हो, जो आपकी उम्मीद हो उससे कम रिटर्न बना रहे हो, अपने पीयर ग्रुप दूसरे एसआईएफ से कम रिटर्न बना रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, रेगुलर रिव्यू करिए, और आपको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है तो फटाफट चेंज करके दूसरे एसआईएफ या किसी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़े। इसमें आप हेल्प लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, और अगर आप खुद से ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो खुद से रिव्यू करके इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। रेगुलर रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंश्योर्स कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपके रोलिंग रिटर्न्स अच्छे ही रहें। और आखिरी में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जो मैं हमेशा ही देता हूँ हर वीडियो के बाद में, अपना न्यूट्रल ओपिनियन, जिसमें मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या प्रमोशन नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो मेरा ओपिनियन है कि एसआईएफ एक बहुत अच्छा एडिशन साबित हो सकता है आगे चल के, जो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा बैलेंस लाए या एक नया फ्लेवर ऐड करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एसआईएफ में इन्वेस्ट करना अभी शायद थोड़ा जल्दी होगा ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एसआईएफ का जो मेन फ्लेवर है विच इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर्स हैं जो एसआईएफ लॉन्च कर रहे हैं, दे हैव लिमिटेड एक्सपोजर ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है जिसमें फंड मैनेजर्स ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रेगुलर ट्रेड्स किए हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल ली हैं और ज़्यादा रिटर्न बनाया है ना? अब जहाँ तक फंड मैनेजर जो कि बहुत स्किल्ड हैं, उनको एक्सपीरियंस अच्छा है, उनके पास एक्सेस टू डेटा बहुत अच्छा है, मतलब आधुनिक टूल्स हैं, है ना? तो वो सारा कुछ है और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, स्टिल उन्होंने कभी भी ये पहले नहीं किया है। तो शुरुआत में हो सकता है कि कुछ गलतियां हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त काम हो जाए, कैसा भी हो सकता है, बट मेरे न्यूट्रल ओपिनियन में मुझे लगता है ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंसली देखना चाहिए कि ये जो नया प्रोडक्ट आया है वो आने वाले 3, 4, 6 महीने में, साल भर में किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से उसकी रेगुलेशंस चल रही हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी हमें दिख रही है, और एक्चुअली में वो जितना उसका हाइप बन रहा है कैसा परफॉर्म कर रहा है ना? क्योंकि ऐसा कोई भी फोमो मत पालिए, आप कोई भी ऐसा मिस आउट नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आप 6 महीने बाद, साल भर बाद भी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर साल भर बाद लोगे तो आप कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ में मिस आउट कर जाओगे, है ना? तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो पाएगा। अगर आप हमारी एक्सपर्ट सहायता चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे, ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हो। हम लोग पिछले 12 साल से ओपुलेंस वेल्थ में अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराने में, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, रेगुलर रिव्यू और मॉनिटरिंग करने में बहुत प्रोफेशनल तरीके से हेल्प कर रहे हैं और उनके गोल्स को अचीव करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यू वांट मोर हेल्प, मोर कंसल्टेशन, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट टू अस एंड वी विल लव टू हेल्प यू, है ना? इसके साथ साथ आप आराम से इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, और कोई क्वेरी हो और आप किसी भी और टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वी लव टू मेक दोस वीडियोज़ ऑन दोस टॉपिक्स, एंड टिल देन मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।